हेलो डियर स्टूडेंट्स। उम्मीद करते हैं आप सभी की सुपर 100 की तैयारी अच्छे से चल रही होगी। तो जैसा कि आप सभी जानते हैं, हमने सुपर 100 का जो पिछले सालों में पेपर आया हुआ था, 2023 में जो पेपर आया था, उसके सॉल्यूशंस की सीरीज जो है स्टार्ट की हुई है। तो चलिए आगे बढ़ते हैं और आगे करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चंस। तो हमारा 11th क्वेश्चन जो था 2023 में, वो था एक कमरे की डायमेंशंस 10 मीटर, 8 मीटर और 3.3 मीटर है। यदि प्रत्येक व्यक्ति को 3 मीटर क्यूब जगह की आवश्यकता हो तो इस कमरे में कितने आदमी रह सकते हैं। अब देखिए, हमें एक कमरा दिया गया है और अब जानते हैं कि कमरा कैसा होता है। कमरा क्यूबॉइड शेप का होता है। ठीक है, क्यूबॉइड यानी कि आयताकार शेप के अंदर, एक तरीके से कह सकते हैं हम। ठीक है, और क्यूबॉइड का जो है वॉल्यूम होता है। ठीक है, तो हमें जो है इसकी लंबाई, चौड़ाई और ऊंचाई जो है वो दे दी गई है। तो हम इसका आयतन यानी कि वॉल्यूम निकाल सकते हैं। तो जो आप कमरे का वॉल्यूम निकालेंगे, उसका फॉर्मूला क्या होगा? लंबाई गुना चौड़ाई गुना ऊंचाई। तो जो उसकी तीनों डायमेंशंस दी हुई थी, उनको आप गुना कर देंगे तो आपके पास कमरे का आयतन यानी कि वॉल्यूम आ जाएगा 264 मीटर क्यूब। अब देखिए आगे क्या कहा गया था कि एक व्यक्ति को 3 मीटर क्यूब की जगह चाहिए, तो इस कमरे के अंदर कितने आदमी रह सकते हैं। तो हमारे पास टोटल वॉल्यूम था 264 मीटर क्यूब, एक आदमी को चाहिए 3 मीटर क्यूब की जगह। तो हमारे पास कैसे आ जाएंगे टोटल आदमियों की संख्या? वॉल्यूम ऑफ रूम डिवाइडेड बाय में जितनी एक आदमी को, एक व्यक्ति को जगह चाहिए, यानी कि 264/3। तो इसका आंसर आ जाएगा 88, यानी कि इस कमरे के अंदर कुल 88 आदमी रह सकते हैं। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। किसी पद के लिए 120 आवेदनों में से 70 पुरुष हैं और 80 के पास ड्राइविंग लाइसेंस है। ड्राइविंग लाइसेंसधारी पुरुषों की न्यूनतम और अधिकतम संख्या के बीच अनुपात क्या होगा? यानी कि हमें रेशो निकालना है किसके बीच? कि जिनके पास ड्राइविंग लाइसेंस है उन मेल पुरुषों की न्यूनतम कम से कम संख्या में और अधिक से अधिक संख्या में। सबसे पहले देखिए, हमें कुल आवेदन कितने दिए गए हैं? 120, जिसमें से इन्होंने डायरेक्ट कहा था कि 70 क्या है? पुरुष हैं। अगर 70 पुरुष हैं तो हमारे पास महिलाएं 120 में से फिर कितने बच जाएंगी? 50। 50 महिलाएं बच गई। अब इन्होंने क्या कहा कि जिनके पास ड्राइविंग लाइसेंस है उन लोगों की संख्या है 80, यानी कि इस 80 में पुरुष भी हैं और महिलाएं भी हैं। ठीक है, अब यहाँ से सबसे पहले देखते हैं, हमें 120 टोटल आवेदन में से 70 तो पुरुष दिए हुए हैं मेल। इसका मतलब ज्यादा से ज्यादा 70 लोगों के पास ड्राइविंग लाइसेंस हो सकता है, 70 पुरुषों के पास। ठीक है, तो यानी कि ड्राइविंग लाइसेंस रखने वाले अधिकतम पुरुषों की संख्या तो कितनी आ जाएगी? 70। अब कम से कम के लिए हमें अगर निकालना है तो कम से कम में भी क्या होगा? 80 हमें दिया गया था कि 80 लोगों के पास ड्राइविंग लाइसेंस है। ठीक है, और 50 हमारे पास फीमेल हैं। अगर हम मान लें कि सभी 50 महिलाओं के पास ड्राइविंग लाइसेंस है तो 80 में से बाकी कितने बच जाएंगे? फिर मेल 30 लोग बच गए, यानी कि इन 30 के पास ड्राइविंग लाइसेंस हो सकता है। तो ये क्या आ गई हमारी न्यूनतम संख्या, यानी कि कम से कम। तो ड्राइविंग लाइसेंस रखने वाले पुरुषों की न्यूनतम संख्या कितनी आ गई? 30। तो इसका रेशियो हमें रखना था कि न्यूनतम संख्या के पुरुष और अधिकतम संख्या, न्यूनतम संख्या के थे 30, अधिकतम वाले 70। तो हमारा आंसर क्या आ गया? 3:7। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कहता है? एक गैरिसन में 1000 सैनिकों के लिए 1 महीने का भोजन था। 10 दिन के बाद 1000 अतिरिक्त सैनिक गैरिसन में शामिल हुए, तो बचे हुए भोजन से सैनिक कितने दिन काम चला सकेंगे? हमारे पास 1000 सैनिक थे बिल्कुल शुरुआत के अंदर। ठीक है, और उनके लिए जो 1 महीने यानी कि 30 दिन का भोजन था। ठीक है, 1 महीने को हम एवरेज 30 दिन का लेकर चलते हैं। ठीक है, तो हम मान लेते हैं कि एक सैनिक एक दिन के अंदर 1 इकाई भोजन करता है। ठीक है, तो अब 1000 सैनिक एक दिन में कितना भोजन करेंगे? 1 गुना 1000 यानी कि 1000 इकाई भोजन। ठीक है, तो 1000 सैनिक 30 दिन में कितना भोजन करेंगे? 30 गुना में 1000 यानी कि 30,000 इकाई भोजन। तो यानी कि अब जो हमारे पास टोटल भोजन है वो कितना हो गया? 1 महीने का 30,000 इकाई भोजन है। ठीक है, इन 1000 सैनिकों ने 10 दिन तक तो ये भोजन किया। इन्होंने यहाँ कहा कि 10 दिन के बाद और नए सैनिक आए थे,
यानी कि 10 दिन तक तो 1000 सैनिकों ने खाना खाया, तो उन्होंने कितना खाना खा लिया? 10 गुना में 1000 यानी कि 10,000 इकाई भोजन तो उन्होंने खा लिया। अब बचा कितना फिर? 30,000 टोटल था, 30 में से 10,000 वो खा चुके, तो हमारे पास बचा कितना है अब? 20,000 इकाई भोजन बच गया। अब 10 दिन के बाद जब ये एक और जो 1000 और सैनिक शामिल हुए, तो टोटल सैनिकों की संख्या कितनी हो गई हमारे पास? 2000। ठीक है, अब 2000 सैनिक एक दिन के अंदर कितना भोजन करेंगे? 2000 गुना 1, 2000 इकाई। ठीक है, तो जो शेष बचा हुआ 20,000 का इकाई का भोजन था, वो 2000 सैनिकों के लिए कितने दिन चलेगा? 20,000 बटा में 2000 यानी कि 10 दिन के लिए। ठीक है, तो जो बचा हुआ भोजन है, जब हमारे सैनिक अब कितने हो गए हैं? 2000 सैनिक हो गए हैं, तो उनके लिए वो बचा हुआ भोजन जो है 10 दिन तक ही चल पाएगा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कहता है? अरुण की मोटरसाइकिल में टंकी भर पेट्रोल 10 दिन चलता है। यदि वह प्रतिदिन 25% अधिक उपयोग शुरू कर देता है, तो टंकी भर पेट्रोल कितने दिन चलेगा? हमने पहले मान लिया कि अरुण प्रत्येक दिन 100 लीटर पेट्रोल का उपयोग करता है। ठीक है, ये हमने मान लिया कि वो एक दिन के अंदर 100 लीटर पेट्रोल का यूज कर रहा है। तो 10 दिन के अंदर वो कितने लीटर पेट्रोल यूज करेगा? 10 गुना 100 यानी कि 1000 लीटर पेट्रोल। अब यदि अरुण प्रत्येक दिन 25% अधिक उपयोग करता है, प्रतिदिन वो 100 कर रहा था, अब 25% ज्यादा कर रहा है, तो 100 का भी 25% ज्यादा करेगा ना। तो 100 का 25% उसने ज्यादा यूज किया, तो अब वो 25% ज्यादा उपयोग कर रहा है। तो इसका मतलब उसका एक दिन का पेट्रोल का उपयोग अब कितना हो जाएगा? 100 + 25। ठीक है, यानी कि 125 लीटर हो गया। ठीक है, यहां से आप इसको करेक्ट करें, उसका एक दिन का उपयोग कितना हो गया? 100 + 25। ठीक है, ये कैसे हुआ? 100 तो वो उपयोग कर ही रहा था, अब 100 का 25% ज्यादा था, तो 100 गुना 25 बटा 100, ये 25 ही आ गया एज इट इज। ठीक है, 25 100 ज्यादा यूज कर रहा है, 100 वो पहले यूज कर रहा था, तो अब उसका टोटल यूज कितना हो जाएगा? 100 + 25 यानी कि 125। अब उसका एक दिन के पेट्रोल का उपयोग हो गया। तो अब दिनों की संख्या कैसे निकालेंगे? कुल जितना हमारे पास उपलब्ध है पेट्रोल 1000 लीटर, डिवाइडेड बाय में एक दिन में कितने लीटर पेट्रोल का यूज कर रहा है वो? 125 लीटर का। तो यानी कि अब वो उसका जो पेट्रोल है 8 दिन ही चलेगा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन बहुत ही आसान सा है। एक चतुर्भुज के 3 कोण दिए गए हैं, चौथे कोण का माप निकालना है। आपको पता है चतुर्भुज यानी कि कोई भी ऐसी आकृति जो 4 भुजाओं से मिलकर बनी होती है उसे चतुर्भुज कहते हैं। तो उसके चारों कोणों का योग जो है वो 360 डिग्री होता है। 3 कोणों का योग आपको दिया गया है, उनका जोड़ आप कर लेंगे। 3 कोण जो दिए गए हैं 54 डिग्री + 80 डिग्री + 116 डिग्री, ये आपका टोटल कितना हो गया? 250 डिग्री। तो चौथा कोण कैसे निकाल सकते हैं हम? 360 - 250 करके आपका चौथा कोण कितना आ जाएगा? 110 डिग्री। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कहता है? ऊंचाई का एक खंभा जमीन पर 10 मीटर लंबी छाया डालता है। उसी समय एक टावर जमीन पर 70 मीटर लंबी छाया डालता है। तो उस मीनार की ऊंचाई, हमें उस टावर की ऊंचाई ज्ञात करनी है। ठीक है, हमने मान लिया कि जो हमें दो चीजें दी गई हैं इसके अंदर, एक तो खंभा और एक टावर। ठीक है, यानी कि एक तो पोल दिया गया है आपको और एक दिया गया है टावर। इसने क्या कहा है? जो पोल है वो 10 मीटर लंबी छाया बना रहा है और जो टावर है वो 70 मीटर लंबी छाया बना रहा है। ठीक है, तो आपने यहाँ से ले लिया, मान लीजिए ये हमारा सी और डी जो है ये एक पोल है, ये जमीन के साथ 10 मीटर लंबी छाया बना रहा है, यहाँ आप देख पा रहे हैं। और ये हमारा टावर है ए बी, ये जो टोटल छाया बना रहा है उसकी दूरी कितनी है? 70 मीटर लंबी छाया बना रहा है। ठीक है, अब देखिए ये हमारे पास एक ट्रायंगल बन जाएगी। ठीक है, और सबसे पहले एक ट्रायंगल, बड़ी ट्रायंगल जो बनेगी ए बी ई, इसके अंदर ये एंगल 90 डिग्री का रहेगा। ट्रायंगल छोटी जो बनेगी डी सी ई, इसके अंदर भी ये एंगल 90 डिग्री रहेगा। ठीक है, साइड्स आप निकाल सकते हैं। ये हमें 10 मीटर, सी और ई जो था वो हमें 10 मीटर दिया हुआ था, ए टोटल जो है 70 मीटर दिया हुआ है। ठीक है, तो अब यहाँ से आप
इसके अंदर क्या देख सकते हैं कि जो DC है, क्योंकि ये दोनों 90 डिग्री के कोण बना रहे हैं, ठीक है, इसका मतलब जो DC है वो किसके पैरेलल हो जाएगा, AB के पैरेलल हो जाएगा। AB के पैरेलल होने से जो ट्रायंगल हमारी ABE ट्रायंगल है, यानी कि जो ये बड़े वाली ट्रायंगल है ABE, ये सिमिलर किसके हो जाएगी, CDE के, इस छोटी ट्रायंगल के। कौन सी प्रॉपर्टी से, एंगल 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 प्रॉपर्टी से, ठीक है। जब दो ट्रायंगल सिमिलर होती हैं तो आपको पता है कि उनकी साइड्स का रेशो भी बराबर होता है। तो यहाँ से CE यानी कि जो ये नीचे वाली साइड है CE डिवाइडेड बाय AE, ये पूरी साइड किसके बराबर हो गई, ये CD बटा में AB के बराबर, ठीक है। अब यहाँ से आपको CE 10 मीटर दिया हुआ था, AE 70 मीटर दिया हुआ, आपने वो फिल कर दिया। DC आपको 14 मीटर दिया गया है और AB आपको निकालना है। तो यहाँ से इस इक्वेशन को क्रॉस मल्टीप्लिकेशन जब आप करेंगे तो आपके पास AB की वैल्यू आ जाएगी, कितनी आ जाएगी AB की वैल्यू 98 मीटर। यानी कि जो ये AB क्या था, हमारा जो टावर था उसकी टावर की लंबाई कितनी आ गई, ऊंचाई जो हाइट है वो कितनी आ गई हमारे पास, 98 मीटर, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। इफ टू कॉम्प्लीमेंट्री एंगल्स आर इन द रेशियो 7:11, फाइंड द सप्लीमेंट ऑफ द बिगर एंगल। अब आपको पता है कि कॉम्प्लीमेंट्री और सप्लीमेंट्री एंगल कौन से होते हैं। सबसे पहले कॉम्प्लीमेंट्री एंगल्स जो होते हैं उन दोनों कोनों का जो योग होता है वो 90 डिग्री होता है, यानी कि द सम ऑफ टू कॉम्प्लीमेंट्री एंगल्स इज 90 डिग्री। हमने मान लिया जो इनका रेशियो 7 और 11 दिया हुआ था, तो उस हिसाब से हमने x की वैल्यू लेकर एंगल मान लिए कि एक 7x है और दूसरा 11x। तो इन दोनों का जो टोटल है वो किसके इक्वल होना चाहिए, 90 डिग्री के। तो 7x + 11x इज इक्वल टू 90। यहाँ से इसको सॉल्व किया तो हमारे पास x की वैल्यू कितनी आ गई, 5। जब यहाँ x की वैल्यू 5 पुट करेंगे तो पहला एंगल हमारे पास क्या बन गया, 7 × 5 35। दूसरे में x की जगह 5 पुट किया तो हमारे पास क्या बन गया, 55। दोनों के अंदर से बड़ा एंगल कौन सा हमारा, 11x यानी कि 55 डिग्री वाला। तो हमें इस बड़े वाले एंगल का क्या बताना है, सप्लीमेंट। सप्लीमेंट्री एंगल वो होते हैं जिनका टोटल जो होता है वो 180 डिग्री होता है, ठीक है। कॉम्प्लीमेंट्री एंगल्स का टोटल 90 डिग्री होता है और जो सप्लीमेंट्री एंगल्स होते हैं उनका टोटल यानी कि जोड़ जो है 180 डिग्री होता है। तो 180 में से हमें एक एंगल 55 डिग्री है हमारा, वो हमने घटा दिया, तो हमारे पास क्या बच गया, 125 डिग्री। यानी कि जो हमारा 55 डिग्री एंगल है उसका कॉम्प्लीमेंट्री एंगल कौन सा है, उसका 125 डिग्री। यहाँ ये इन्होंने गलत लिखा है, आप इसको यहाँ नहीं, ठीक है, एक्चुअली हाँ सप्लीमेंट्री ही निकालना था हमें, सप्लीमेंट्री लिखा हुआ है, ठीक है। ये तो जो हमारा 55 डिग्री एंगल है उसका सप्लीमेंट्री एंगल हमारे पास क्या आ गया, 125 डिग्री। तो ये हमारा आंसर रहेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। एक समांतर चतुर्भुज और एक समचतुर्भुज क्षेत्रफल में बराबर हैं। समचतुर्भुज के विकर्णों की माप 120 मीटर और 44 मीटर है। यदि समांतर चतुर्भुज की एक भुजा की माप 66 मीटर है तो इसका संगत शीर्ष लंब ज्ञात कीजिए। आपको एक पैरेललोग्राम दिया गया है और एक रोम्बस दिया गया है। एक आपके पास रोम्बस है और एक आपके पास पैरेललोग्राम है, ठीक है। इन्होंने क्या कहा, इन दोनों का जो एरिया है वो इक्वल है। तो एरिया ऑफ पैरेललोग्राम इज इक्वल टू एरिया ऑफ रोम्बस। एरिया ऑफ पैरेललोग्राम क्या होगा, जो उसकी B/H यानी कि जो उसकी हाइट और जो ब्रेड्थ दी गई है, ठीक है, लंबाई चौड़ाई दी गई है, वो हो जाएंगी दोनों। तो एरिया ऑफ पैरेललोग्राम आपका हो गया फॉर्मूला उसका B/H, H जो इसकी हाइट दी जाती है, ठीक है। और एरिया ऑफ रोम्बस क्या होता है, उसके जो दोनों डायगोनल्स होते हैं D1 × D2 डिवाइडेड बाय 2। अब आपको यहाँ से जो D1 और D2 की वैल्यू दी गई है 120 और 44, ठीक है। और जो आपको हाइट H है वो आपको निकालनी है और जो उसकी एक साइड दी गई है वो दी गई है 66। तो यहाँ से इस फॉर्मूला के अंदर जब आप पुट करेंगे और इसको सॉल्व आउट करेंगे तो आपके पास H की वैल्यू आ जाएगी 40 मीटर।
यानी कि जो हमारा पैरेललोग्राम है उसकी जो ये हाइट है h, ये कितनी आ जाएगी 40 मीटर। ठीक है, तो ये आपका आंसर रहेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कहता है, किसी पंक्ति में ए बाईं ओर से 11वें स्थान पर है और बी दाहिनी ओर से 10वें स्थान पर है। यदि ए और बी आपस में स्थान बदल लें तो ए बाईं ओर से 18वें स्थान पर हो जाता है। तो पंक्ति में ए और बी के अलावा कितने व्यक्ति हैं। अब देखिए आपको इन्होंने क्या दिया गया, अगर आपको यहाँ दाएं बाएं से समझ नहीं आए तो आप इंग्लिश वाले स्टेटमेंट देख सकते हैं, लेफ्ट राइट से आपको इजीली समझ आ जाएगा। इन्होंने क्या कहा, इन रो ए इज इन द 11th पोजीशन फ्रॉम द लेफ्ट, लेफ्ट से। ठीक है, यानी कि जो आपकी एक लाइन है आप अपने हाथ के अकॉर्डिंग ही देखेंगे इसको, ये राइट साइड होगी ये लेफ्ट साइड होगी। ठीक है, तो लेफ्ट साइड से ए कहाँ है, 11वें स्थान पर है। ठीक है, एंड बी इज इन द 10th पोजीशन फ्रॉम द राइट, और बी जो है वो राइट से 10वीं पोजीशन पर है। ठीक है, ये आपको जैसे कि यहाँ डायग्राम में भी दिखाई दे रहा है। ठीक है, उसके बाद उसने क्या कहा, आपने डायग्राम में बना लिया, लेफ्ट और राइट साइड बना ली। ए जो है लेफ्ट से 11वें स्थान पर है, बी राइट साइड से 10वें स्थान पर है। ठीक है, अब आप सबसे पहले ये देखिए, उसके बाद इन्होंने क्या कहा, जब जगह चेंज की गई तो ए कहाँ पहुंच गया, 18वें स्थान पर। ठीक है, अब हमने क्या कर दिया, जगह चेंज कर दी। ठीक है, यानी कि ए को राइट साइड से जब बिठाया तो ए कहाँ आ गया, 18वें स्थान पर। ठीक है, पहले कहाँ था वो, 11वें स्थान पर। ठीक है, अब आ गया वो 18वें स्थान पर। ठीक है, उसके बाद उन्होंने क्या कहा, इफ ए एंड बी इंटरचेंज देन ए बिकम्स, ए और बी को ही इंटरचेंज किया, यानी कि जहां ए था वहां अब बी आ गया, जहां बी है वहां ए आ गया। इंटरचेंज के बाद जो ए की पोजीशन है वो बन गई 18वें नंबर की, पहली थी 10वां, बी यहाँ 10वें नंबर पे था, और अब ए की पोजीशन बन गई 18वें की। तो आप किसी भी एक व्यक्ति को लेंगे, चाहे तो ए को चाहे बी को। हमने ए को ले लिया, तो ए की पहले लेफ्ट से पोजीशन कौन सी थी, 18वें नंबर पे, राइट से पोजीशन उसकी क्या बनी, 10वें नंबर पे, और ए क्योंकि ए की दोनों जगह पे आ रहा है तो एक हमने माइनस कर दिया। तो ये हमारे पास क्या आ गया, 28, 18 + 10 28 - 1 27, यानी कि अब जो पंक्ति जो है उसके अंदर 27 व्यक्ति हैं, लेकिन इसमें से आपको ए और बी को निकाल देना है, तो उस हिसाब से आपका आंसर बन जाएगा। नेक्स्ट लास्ट क्वेश्चन हमारा क्या कहता है, ताश के 52 पत्तों की एक गड्डी में से लाल रानी और काला जैक निकाला जाता है। शेष कार्डों में फेरबदल करने के बाद यादृच्छिक रूप से एक कार्ड निकाला जाता है, तो प्रायिकता ज्ञात कीजिए कि निकाला गया पत्ता एक मुख वाला पत्ता है, यानी कि फेस कार्ड है। आपको प्रोबेबिलिटी निकालनी है किसकी, फेस कार्ड के लिए। ठीक है, आपको पता है टोटल हमारे पास ताश के पत्ते 52 होते हैं, उसके अंदर से 12 पत्ते जो होते हैं वो फेस कार्ड्स होते हैं। ठीक है, अब इन 12 फेस कार्ड्स में से इन्होंने एक तो लाल रानी निकाली और काला जैक निकाल दिया, तो 2 पत्ते फेस कार्ड में से निकाल दिए, तो हमारे पास बच कितने गए, 10 फेस कार्ड बचे अब। ठीक है, 10 फेस कार्ड बचे हैं, और ये टोटल में से भी निकलेंगे, जब हमने फेस कार्ड से भी बाहर निकाले हैं तो टोटल में से भी वो दोनों कार्ड बाहर निकलेंगे, तो हमारे पास टोटल पत्ते कितने बचे अब, 52 - 2 यानी कि 50। तो प्रोबेबिलिटी क्या बनेगी, प्रोबेबिलिटी का फॉर्मूला क्या होता है, फेवरेबल आउटकम्स डिवाइडेड बाय टोटल आउटकम्स। फेवरेबल आउटकम्स में यानी कि यहाँ बनेंगे फेस कार्ड्स की संख्या जो कितने बचे अब हमारे 10, डिवाइडेड बाय टोटल आउटकम्स यानी कि टोटल कार्ड्स कितने हैं 50, तो 10/50 यानी कि 1/5। तो हमारी जो प्रोबेबिलिटी है वो कितनी आ गई, 1/5, किसके लिए, फेस कार्ड के लिए। ठीक है, तो ये थे हमारे 2023 के क्वेश्चन पेपर के आगे के 10 क्वेश्चंस के सॉल्यूशंस। तो आप सभी स्टूडेंट्स जो इनको अच्छे से देखें, समझें और अपनी तैयारी करते रहें, और इसके आगे हम मिलेंगे नेक्स्ट सॉल्यूशंस के साथ नेक्स्ट वीडियो के अंदर। तब तक के लिए थैंक्स फॉर वॉचिंग, टाटा बाय बाय।